गुड मॉर्निंग मेरे कॉलेज के साथियों। मैं मुश्ताक आपका इस चैनल केमिस्ट्री वाला जोधपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपन ने एक बीड़ा उठाया था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए कि जो कंटेंट बच्चों को नहीं मिलता है, जो कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं, वो कंटेंट आपको डिलीवर करें। इसी के लिए अपन ने ये चैनल बनाया है और मेहनत करने की कोशिश की है। हो सकता है अपन ऑनलाइन मामले में पीछे हैं, लेकिन समझाने में, कंटेंट डिलीवर करने में आपकी दुआओं से कोशिश करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। क्योंकि जितना अच्छा आपको डिलीवर करेंगे उतना अच्छा हो। मैंने एक यूनिट 9 और एक यूनिट 11 के पैरेलल वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट पेपर के। अभी फर्स्ट पेपर के बना रहा हूँ। आजकल मैं सेकंड पेपर के पॉलीमर के टीजी, टीएम, क्रिस्टलिटी, सेडिमेंशन रेट, ऑस्मोटिक, एंड ग्रुप एनालिसिस, पॉलीमर केमिस्ट्री जो फिजिकल की है वो करने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट पेपर की जो 11 नंबर की यूनिट है, इसमें मैंने एक वीडियो आपको दिया है हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस कंसेप्ट का। उसके आगे ही एक दूसरा कंटेंट लिखा हुआ है जिसका लिखा हुआ है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। देखो, मैं आपसे सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा दें। सब्सक्राइब करें या नहीं करें वो उन पर छोड़ देंगे। यदि अपन अच्छा पढ़ाएंगे तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो कोशिश करें आप लोग, क्योंकि आप हमारा जरिया है। जो दिन बचे हैं 75 दिन या 74 डेज, उनमें अपन अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करें। तो इसमें क्या है बेटा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो है इसमें पूछा हुआ है। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं आप सब जानते हो, आपने बच्चों को पढ़ाया भी है, आप पढ़ते भी हो, कभी ना कभी आपने सुना होगा कि सॉल्वेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में सॉल्यूशन का पार्ट होता है, और आपके और हमारे सबके मस्तिष्क में मैक्सिमम टाइम वाटर ही सॉल्वेंट होता है, और होता भी है। केमिकल रिएक्शन मैक्सिमम सॉल्वेंट वाटर ही यूज करते हैं, लेकिन इसके सॉल्वेंट के अलग अलग क्लासिफिकेशन। देखिए, जो आरपीएससी ने लिख के दिया है उसी पे ही सवाल है, किसी ना तो वो इधर जाएगा ना आगे जाएगा। अब की बार मैंने एक स्लोगन सेट किया है आप सबके लिए, इसको थोड़ा सा वायरल करना है, आप अपने लिए भी सोचना है। इस बार उस पार, इस बार उस पार। ना इंटरव्यू में रुकना है, ना सब्जेक्टिव के सेकेंड और फर्स्ट पेपर में रुकना है। अपन को इस बार उस पार चलना है। तो इसका क्लासिफिकेशन है सॉल्वेंट का
उस सॉल्वेंट के क्लासिफिकेशन में ये लिखा हुआ है एक्वस सॉल्वेंट और दूसरा लिखा हुआ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यानी कि वाटर के अलावा जो भी सॉल्वेंट है केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में, वो सारे के सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट होंगे। पहली चीज तो ये होगी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होंगे, वाटर के अलावा जो भी सॉल्वेंट है वो नॉन एक्वस है। ये तो 3 बेसिक एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन करके दिए हैं और भगवान जाने कहां पर इनके पास मटेरियल है इसका, डीएमएसओ का, टीएचएफ का। बाकी नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमने कई बार पढ़ा है, SO2, HF, लिक्विड अमोनिया। डीएमएसओ भी यूज करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी रिएक्शनों में, महंगी रिएक्शंस होती है उनमें ये यूज करते हैं। तो वाटर के अलावा जो भी सॉल्वेंट है वो कैसे हो गए भैया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब देखिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट कोई भी हो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। आरपीएससी भी पूछेगी, क्या पूछेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट रिलेटेड टू नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, अच्छा खासा डिफरेंस होता है। एक दूसरा, ये जो है ये इनका पैराविद्युतांक एप्सिलॉन फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। वो सॉल्वेंट जिनका एप्सिलॉन फैक्टर ज्यादा होगा वो अच्छा सॉल्वेंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो अच्छा होगा, तो वो अच्छा सॉल्वेंट होगा। एक आपने पढ़ा होगा रो शांता विस्कोसिटी, जिनकी विस्कोसिटी कम होगी वो सॉल्वेंट अच्छे होंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, विस्कोसिटी अच्छी होनी चाहिए, आई मीन कम होनी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ज्यादा होना चाहिए और कंडक्टिविटी सी वो भी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छे सॉल्वेंट वही होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। और डाइपोल मूवमेंट, जनरली आयनिक रिएक्शन के लिए डाइपोल मूवमेंट ज्यादा जिसमें होगा वो सॉल्वेंट ज्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि सॉल्वेंट विच हैव ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, हाई वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन, लो वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी फैक्टर, हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट and low value high value of conductivity, that solvent is good solvent। अब ये हमारे 3 सॉल्वेंट लिखे हुए हैं, TH और लिक्विड अमोनिया। देखिए मैंने कोशिश की है कि THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, DMSO डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया तो डिटेल में ही है, इसको अभी पढ़ेंगे अपन। लेकिन मेनली ये 3 पार्ट जो है वो है THF, DMSO और लिक्विड अमोनिया। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में THF का मुझे ज्यादा कंटेंट नहीं मिला है, फिर भी अपन इसके बारे में 5-6 लाइनें हैं वो लिख लेते हैं, जिससे कि यदि सवाल आएगा तो उसको सवाल को करने में हम थोड़े सक्षम हो जाएं। THF जनरली यूज इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, THF generally used in organic reaction. Sometimes it used for polymerization reaction. It behave as a Lewis base character
and value of the epsilon is 7.6. It also used in PVC preparation और मैन्युफैक्चरिंग. यानी कि THF जो है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसका फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं. 4 CH2 ग्रुप हो जाएंगे और ऑक्सीजन हो जाएगा. देखिए सवाल आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर छोड़ देना है. देखिए यदि अपन लोग लेके बैठ जाएंगे तो नहीं होगा. पूछेगा तो इसी से पूछेगा, नहीं पूछेगा तो फिर नहीं पूछेगा. तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा पैनिक नहीं हो. जो कोई टॉपिक छोटे मोटे नहीं मिलते हैं तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम लोग बैठे हैं, ढूंढ ढूंढ के ला के आपको दे देंगे. आप वो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी तैयार करें जो आपके कमजोर है. जो टॉपिक नहीं है वो हम लोग दे रहे हैं. ठीक है. तो THF का क्या मीनिंग रहा सर? THF ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज आएगा 1, पॉलीमर प्रिपरेशन में आएगा 2, इट इज लुईस बेस एंड वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन इज 7.6 and it also used in manufacturing of PVC, polyvinyl chloride, it also polymer. तो ये ऐसे करके हमारा THF समाप्त होता है. THF की एक रिएक्शन और है, इसमें THF ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके परऑक्साइड फॉर्म करता है. ये इनकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. DMSO, बस इतना ही है जी. सवाल बनेगा तो बन जाएगा इसमें. DMSO डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड. DMSO क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड, इट कॉल्ड DMSO. डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड. ये जो DMSO है ये पॉइजन इंडस्ट्री में काम में आता है, ड्रग इंडस्ट्री में काम में आता है, पेन किलर है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड कन्वर्टर में काम में आता है एंड 2 डिग्री को कीटोन कन्वर्ट करने के दौरान काम में लिया जाता है. और ये जो रिएक्शन है इसमें भी DMSO वर्क कर रहा है. और इसका प्रोडक्ट ये बन रहा है. तो ये DMSO डाई मिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड है. पॉइजन इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, पेन किलर इंडस्ट्री में ये इसकी रिएक्शन है. अपने काम की तो यही है कि 1 डिग्री एल्कोहल 2 डिग्री में कर रहा है, या 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में कर रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कर रहा है. तो इस दरमियान जो सॉल्वेंट भी यूज करते हैं वो कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा है? DMSO. तो इस प्रकार से बेटा हमारे 2 सॉल्वेंट तो पूरे हुए. देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट वो सभी सॉल्वेंट जो वाटर के अलावा आते हैं. अब देखना था कि आप एक बार वापस, ये DMSO और ये उन सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी थी. अब अपन लोग लिक्विड अमोनिया के बारे में बात करते हैं. उसमें कंटेन है ही नहीं, आप खुद जानते हैं, आपने खुद ने भी ढूंढा होगा. अलग अलग वेबसाइट पर पता नहीं अलग अलग दिया हुआ है, किताबों में भी मुश्किल से मिल रहा है. इसलिए अपन ने जो जो मेन टॉपिक मिले थे, मैंने लिखे थे, वो आपके लिए भी लिख दी. ठीक है. तो इस प्रकार से ये DMSO है. एक बच्चा कह रहा था गुरुजी डिग्री वगैरह तो लिख दिया करो जिससे कि पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा इफेक्टिव पढ़े. तो बेटा डिग्री मायने नहीं रखती. जो भगवान ने अपने को दिया है वो सब ठीक है, और मैक्स दे दिया है. जितनी डिग्रियां हो सकती है वो सब दे दी.
अपन तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे गुरुजन ने हमको सिखाया है वो आगे तक डिलीवर कर दें। ऑफलाइन करते थे, लेकिन लगा कि ऑफलाइन में एक शहर या एक जगह या कुछ बच्चों तक ही सीमित है। ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है, शुरू तो कब से हो गया, तो इसीलिए अपन कर रहे हैं। अब हमारा टॉपिक है लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया एक सॉल्वेंट है, अच्छा सॉल्वेंट है। इसके बारे में सब लिख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ई मैक्स, जो भी दूसरी सारी चीजें हैं वो सब अपन इसके लिए एक बार पाठ्य पुस्तक से भी देख के लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या डेटा आपको एग्जैक्टली याद करना पड़ता है, इसलिए। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 195 केल्विन है। फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 22 है। डाइपोल मोमेंट इसका 1.48 डिब्बाई है। इसकी ये विस्कोसिटी 0.24 है। प्रोटॉन एफिनिटी PA इम्पोर्टेंट है। प्रोटॉन एफिनिटी इसकी 866 है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो आपकी है 5 × 10⁹ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये बेसिक अमोनिया के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि लिक्विड अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ई मैक्स, एप्सिलॉन, ये जो है ये वैल्यूज आप एक बार नोट डाउन कर लें, हो सकता है आपके काम आ जाते। अब बेटा एक सवाल पूछता है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन जो होता है वो किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये हो जाता है बेटा। ये अपन 11th क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, सबको आता है। सवाल यहीं से पूछेगा लिक्विड अमोनिया के लिए। क्या पूछेगा कि मेटल रिएक्ट विद लिक्विड अमोनिया एंड फॉर्म दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब आप समझने की कोशिश करना, ये एक तो कलरफुल है, एक ये ESR एक्टिव है, जिसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो सब ESR एक्टिव, रंगीला है ये पैरामैग्नेटिक है और ये करंट का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ करंट। इसके पीछे एक ही रीजन है, ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन। और सॉल्यूशन की यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो थोड़ी देर बाद में ये जो कलर है ब्लू, लाइट ब्लू कलर का होता है, वो चेंज होके ब्रोंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक मेन रिएक्शन है अमोनिया की। इसके अलावा बहुत सारी इसकी दूसरी रिएक्शनें हैं, जिसमें ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सॉल्वलाइजेशन रिएक्शन और ये सब। अब बेटा ये जो लिक्विड अमोनिया है, मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलरफुल है। आप जानते हैं जो भी सिंगल होता है वो कलरफुल होता है, अलग अलग कपड़े पहनना, जो करना वो सब करता है। लेकिन जैसे ही वो पेड हो जाता है तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। केमिस्ट्री के बच्चे हो, इसी में समझ जाओ। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखो। केमिकल रिएक्शन में ये है सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन। अमोनिया मॉलिक्यूल सेल्फ आयोनाइज्ड होता है, यानी कि ये इसको H+ देता है और H+ खुद ही लेता है। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या Ki जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या हो रहा है भाई साहब, एक्सचेंज कर रहा है। स्ट्रोंशियम के साथ भी एक्सचेंज रिएक्शन, जिंक नाइट्रेट के साथ भी एक्सचेंज रिएक्शन, और इसमें भी ये एक्सचेंज रिएक्शन के
फॉर्म में वर्क करता है। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। लिक्विड अमोनिया के वो जो सबसे पहले करेक्टर पढ़े थे वो तो आपको पता है, पढ़े थे ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको आ जाएंगे। फिर आपको ये आने चाहिए, कलर और ये रिएक्शन। अब इसकी आगे वाली रिएक्शन, ये वाली, इसमें क्या होता है, अमोनिया वाटर से H+ गेन करता है, यानी कि वाटर एसिड है और अमोनिया बेस है। बात समझ में आई? अब वाटर में एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है। क्या मतलब इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें अमोनिया के साथ ये भाई साहब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सवाल बना हुआ है और फिर बनेगा, बिहेवियर ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर एंड अमोनिया रेस्पेक्टिवली, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, कैसा भी ये सवाल बना सकता है। तो वाटर में ये वीक एसिड है, जबकि अमोनिया के साथ ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसमें भी यही काम होगा, यूरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो यूरिया वाली रिएक्शन है, इसमें भी आपके एक मिनट देख लेते हैं इसमें क्या है। यूरिया क्या करते बेटा, यहां पर एसिड बन जाते हैं, ये एसिड बन गए। यूरिया वैसे तो बेसिक होता है क्योंकि लोन पेयर होता है, लेकिन अमोनिया के सॉल्यूशन में वो क्या बन गए हैं, एसिड बन गए। ये दाता हो गए अब, और ये अमोनियम प्लस हो गए, एमाइड, और ये यूरिया, ये भाई साहब भी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो समझ लीजिए प्लीज। क्या, यूरिया इन वाटर इज बेस, बट in liquid ammonia we have the acidic character and good acidic character. and last final ये एक और है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बन जाता है इसमें। AgNH2 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये लुईस एसिड बेस के रिएक्शन भी शो करते हैं अमोनिया, लुईस एसिड बेस कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे, इसमें SO3 2 मोल अमोनिया आएंगे, ये ध्यान रखना। SiF 4 2 मोल अमोनिया, BF3 ये आप जानते हो, 11th क्लास में पढ़ाते हो, अमोनिया। इसमें अमोनिया एक्सचेंज करेगी, इसमें अमोनिया क्या करेगी बेटा, एक्सचेंज करेगी, क्योंकि अमोनिया के साथ जो भाई साहब का कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है दूसरे के साथ। और मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं या आपको एक टास्क देता हूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, मान जाएंगे आपने कहीं से अच्छी पढ़ाई की है। हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। आप बता देते हैं तो मुझे मैसेज करें, और नहीं बता पाते हैं तो भी आप मुझसे मैसेज करके पूछें कि सर कॉपर वाटर का हाइब्रिडाइजेशन और कॉपर अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन, बहुत अच्छा फील होगा। इस प्रकार से ये हमारा नॉन एक्वस जो टॉपिक था नॉन एक्वस का वो खत्म हुआ। देखिए कंफ्यूज नहीं हुआ है, सवाल जो बनेगा, एक सवाल आपको मैंने पहले बताया है हार्ड एसिड बेस का बनेगा, और एक सवाल जो है वो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट का बनेगा। THF का सीधा डायरेक्ट बन जाता है सवाल, ठीक है। उस वक्त भी मैंने पूछा था आपसे, आप लोगों ने बताया नहीं होगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, कोई डाउट है क्या? पॉलीमर इंडस्ट्री में काम में आता है, ज्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये। DMSO डाइमिथाइल सल्फोनिल ऑक्साइड, अभी अपन ने कर दिया पूरा इसके बारे में। लिक्विड अमोनिया के सारे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, Emax ये और वो कर लिए। फिर हमने हार्ड एसिड कर लिए, हार्ड बेस कर लिए, सॉफ्ट एसिड कर लिए, सॉफ्ट बेस कर लिए। आपको बताया था हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करेगा,
सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करेगा। इतना यदि हो जाता है तो ये हमारी यूनिट जो है 11 की ये हो जाती है बेसिक थ्योरी। सेकंड यूनिट हो जाती है बेसिक थ्योरी, आपको आती है लुईस एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड थ्योरी हो रही है, सॉल्वेंट एक्शन हो रही है। इसमें से हमारे लगभग 5 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 5 सवाल। 3 सवाल आपके यहां से आएंगे, 3 क्वेश्चन डेम श्योर है। हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस। तो पीछे वाला वीडियो अपना देखें। और 2 सवाल अपने यहां से आएंगे आज। एक लिक्विड अमोनिया का फिक्स है, एक डीएमएसओ और एक टीएचएफ में से कोई भी एक सवाल पूछ लेगा, या नॉन एक्वस से पूछ लेगा एक, और एक लिक्विड अमोनिया से पूछ लेगा। क्योंकि डीएमएसओ और टीएचएफ का मटेरियल है ही नहीं, फिर भी अपन ने कोशिश की, सिखाया, आपने सीखा। प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखो आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले पैसे लेके भी बच्चों को कंटेंट नहीं दे पा रहे, तो अपन लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के प्रयासों से अपन बहुत अच्छे आगे करेंगे। आप लोग प्लीज़ ये करें। तो ये हमारा हो गया है नॉन एक्वस 11 का सेकेंड। अब मैं आपको 11 का फर्स्ट करवा दूंगा केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से, फिर हमारी यूनिट 11 खत्म हो जाएगी। अब मैं इसी के साथ पैरेलल सेकेंड पेपर का भी वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, और उसमें आपको बता दिया था मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का जो है टॉपिक लेंगे अपन, पॉलीमर केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये डीएमएस हो ये था। आप हार्ड एसिड बेस वाला कंसेप्ट याद रखें, जो मैंने उस स्लाइड दी थी वही याद कर लें, बहुत है। थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़े, ऐसे नहीं कि ये किताब पढ़ी वो किताब पढ़ी, इससे नहीं होना बेटा। आराम से जो आपको जहाँ से जितना पढ़ा हुआ है उतना, और ये अपने वीडियो के साथ आप रिवाइज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल पढ़ाऊंगा तो 4 से 5 घंटे का एक एक लेसन है। तो अपन वो नहीं कर रहे हैं, अपन तो ये कर रहे हैं कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, कई बार परीक्षा के टाइम बच्चे कहते हैं इम्पोर्टेंट दो, तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अपन रिव्यू कर रहे हैं। कुछ आप करो, कुछ मैं करवाता हूँ, और अपना इस पार उस पार, इस बार उस पार कंसेप्ट पर काम करें। थैंक यू।